वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम ईथर से रिलेटेड बात करने वाले हैं। कुछ रिएक्शंस ईथर से रिलेटेड जो थी वो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। कुछ रिएक्शंस हम आज डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। तो आज हम ईथर से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं, तो समझिएगा बात को कि हम लोग सबसे पहले बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर की। प्रिपरेशन ऑफ ईथर, तो ध्यान से समझो इस बात को कि इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। मैं आपको यहाँ पे पूरी डिटेल से नहीं पढ़ाने वाला हूँ ये टॉपिक, क्योंकि पूरे डिटेल से मैंने एक वीडियो पहले से अपलोड कर चुका हूँ जिसका नाम है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो आप YouTube पे सर्च कीजिएगा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल केमिस्ट्री क्रेज, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने पूरा डिस्कशन किया हुआ है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पर, जिसमें हमें जो है वो अल्कोहल के साथ साथ कभी कभार ईथर भी प्रोडक्ट के अंदर मिलता है। अल्कोहल से हमें क्या मिल जाता है, फिर ईथर मिल जाता है। तो बच्चों हम आज के लेक्चर में हम आपको बस सिर्फ हिंट देने वाले हैं कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कैसे होता है। प्रीवियस लेक्चर में इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं, ठीक है। आपको उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक अल्कोहल था CH3CH2OH। जब हम इसकी रिएक्शन, आपको याद होगा, जब हम इसकी रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 के साथ करवाते हैं, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ करवाते हैं, तो ये जो रिएक्शन है, अगर हम ये रिएक्शन 173 डिग्री सेल्सियस पर कवर करते हैं तो हमारे पास यहाँ का जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट होता है एथीन, ठीक है। एथीन मेजर प्रोडक्ट होता है इस वक्त 170 डिग्री सेल्सियस पर। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ, अगर हम टेम्परेचर कम रखते हैं, 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखते हैं, तो यहाँ पर हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट होता है हमारा डाई एथिल ईथर। ये डाई एथिल ईथर हमें यहाँ से मिल जाता है, और कम टेम्परेचर की वजह से डाई एथिल ईथर। और ये बात ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म के थ्रू होती है। इस रिएक्शन में आप लोग याद रखेंगे कि यहाँ पे इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन हुआ है, इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन, ठीक है बच्चों। तो ये हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इसके मैकेनिज्म मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। मैं एक बार और छोटा सा बात बताता हूं आपको, ठीक है। जल्दी रिवाइज कर लेते हैं उस चीज को कि पहले H2SO4 इस लोन पेयर को H+ देगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर ये 140 डिग्री सेल्सियस पे हो रही है रिएक्शन, तो हमारे पास ये वाला दूसरा कंपाउंड, ये वाला जो दूसरा कंपाउंड होता है अल्कोहल का, वो कंपाउंड, ये वाला H+, ये वाला H2 यहाँ से निकलेगा और ये इस पे अटैक करेगा। दोनों प्रोसेस एक साथ होंगे, आप लोग पहले से जानते हैं, ठीक है। क्योंकि मैकेनिज्म कौन सी फॉलो कर रहा है, ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, तो ये इस पे अटैक करेगा। देन उसके बाद इस पे पॉजिटिव आ जाएगा और ये H+ भी निकल जाएगा, तो ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है। ये 140 डिग्री सेल्सियस पे होता है, क्योंकि यहाँ से जो इंटरमीडिएट बनता है वो इंटरमीडिएट 140 डिग्री सेल्सियस पे ही स्टेबल हो सकता है। सो हमें यहाँ पे डाई एथिल ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी रिएक्शन में मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे आप बल्कि एल्किल ग्रुप नहीं ले सकते हैं। अगर आप बल्कि एल्किल ग्रुप लेंगे तो फिर ये SN2 को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि फिर अगर बल्कि ग्रुप होगा तो इसका अटैक कर पाना इस पे मुश्किल हो जाएगा। ये बात मैं आपको पहले से डिस्कस कर चुका हूं। जैसे सपोज दैट आपने ये वाला अगर ग्रुप यहाँ पे कंसीडर कर रखा है,
ठीक है, ये वाला ग्रुप अगर आपने यहाँ पे कंसीडर कर रखा है तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली एल्किन मिलेगी, भले ही आप इसमें टेम्परेचर कम रखो या ज़्यादा रखो। 140 डिग्री सेल्सियस पे अगर इस पे बात करूँगा तो ये रिएक्शन में हमें एल्किन का फॉर्मेशन ही मिलेगा। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट इसका एल्किन ही होता है, ना कि ईथर मेजर प्रोडक्ट होता है। ठीक है बच्चों, तो ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे हम बल्कि ग्रुप नहीं कंसीडर कर सकते हैं, हमें छोटा ग्रुप कंसीडर करना होता है। ये बात हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। देन उसके बाद यही रिएक्शन आपको याद होगी हमने करवाई थी किसके साथ, Al2O3 के साथ। ये भी याद होगा आपको, Al2O3 के साथ। Al2O3 के साथ ये रिएक्शन जो करवाई थी, अगर हमने टेम्परेचर यहाँ पे 350 डिग्री सेल्सियस ले रखा था तो हमारा एथीन बना था, और अगर हमने टेम्परेचर जो था वो 250 डिग्री सेल्सियस ले रखा था तो हमारा मेजर प्रोडक्ट डाई एथिल ईथर बनेगा। तो इस तरीके से ये Al2O3 के साथ भी रिएक्शन शो करता है, मतलब Al2O3 से भी हमें क्या मिलता है, ईथर का फॉर्मेशन मिलता है। दोनों रिएक्शन में ही टेम्परेचर जो है वो अपना रोल प्ले कर रहा है। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये था हमारा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। मैंने हालांकि यहाँ पे आपको एक आइडिया दे दिया है, अगर आपको फिर भी इसे डिटेल से पढ़ना हो तो आप उस लेक्चर के अंदर, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल वाले लेक्चर के अंदर आप पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बच्चों विलियमसन ईथर सिंथेसिस की। ठीक है, सेकंड टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ ईथर के अंदर विलियमसन ईथर सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। ठीक है, अच्छे से समझना इस रिएक्शन को। विलियमसन ईथर सिंथेसिस में क्या होता है कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन होती है। ये मैं आपको ये पहले से भी बता चुका हूँ, ये रिएक्शन एल्किल हैलाइड वाले टॉपिक के अंदर। ठीक है, एल्किल हैलाइड वाले में, तो एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करवाते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। जब सोडियम एल्कोक्साइड के साथ ये रिएक्शन करवाई जाती है, समझना ध्यान से, सोडियम एल्कोक्साइड जो है वो हमें मिलेगा किस रिएक्शन से, अल्कोहल की रिएक्शन सोडियम से करवाने पर, तो हमें मिल जाएगा सोडियम एल्कोक्साइड। तो फिर हम इस रिएक्शन में क्या करते हैं, ये रिएक्शन जो होती है वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है बच्चों। कौन सी मैकेनिज्म को, SN2 मैकेनिज्म को। कैसे होता है यहाँ पे मैकेनिज्म, इस रिएक्शन के मैकेनिज्म बताएंगे आप लोग, देखिएगा ध्यान से समझो कि ये एल्किल हैलाइड था, इस रिएक्शन पे ये एल्कोक्साइड जो है वो एल्कोक्साइड यहाँ से एक इंटरमीडिएट बनेगा, ये इसे छोड़ के जा रहा होगा, ये इस पे अटैक कर रहा होगा न्यूक्लियोफिलिक, तो न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर रहा होगा इस पर, तो ये इसे छोड़कर जाएगा कौन, इसका लिविंग ग्रुप हैलोजन, और यहाँ से ये एल्कोक्साइड इस पे अटैक कर गया और यहाँ से एक इंटरमीडिएट बन जाता है, इस पार्शियल नेगेटिव होता है, यहाँ भी पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है, ये इसका इंटरमीडिएट रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है और यही इसका स्लो स्टेप होता है। ये रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है। ये सब चीज़ें आप लोग पहले से जानते हैं। इस रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या होता है, ये हैलोजन जो है वो इसे छोड़कर चला जाता है और ये इस पर अटैक कर जाता है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन में हमारे पास फॉर्मेशन हो जाता है ईथर का फॉर्मेशन। ठीक है, रिएक्शन का जो टाइप था वो रिएक्शन की मैकेनिज्म जो थी वो SN2 टाइप के मैकेनिज्म थी। मतलब ये रिएक्शन कौन से एल्किल हैलाइड में फास्टर होगी, ये रिएक्शन 1 डिग्री एल्किल हैलाइड में फास्टर होगी देन 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और देन 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। ये बात आप लोग पहले से अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमें एल्किल हैलाइड हमेशा क्या रखना है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस वाला रखना होता है। यहाँ पे आप इसे कितना भी स्टेरिक हिंड्रेंस रख सकते हैं, लेकिन इसे लेस स्टेरिक हिंड्रेंस वाला रखना होता है आपको ये रिएक्शन के अंदर। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इस रिएक्शन के। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक ले लेते हैं एथेनॉल, सोडियम एथेन ऑक्साइड। ठीक है, एंड एक ले लेते हैं एथिल क्लोराइड। जब एथिल क्लोराइड की रिएक्शन करवाई जाती है तो इस रिएक्शन में डाई एल्किल ईथर मतलब डाई एथिल ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है।
ठीक है, मैकेनिज्म अभी भी मैंने आपको बताई दी है। ये यहाँ से निकल, ये इस पे अटैक करेगा नेगेटिव साइन, ये क्लोर इसको छोड़कर चला जाएगा, तो ये मैकेनिज्म हो जाती है। इस रिएक्शन की खास बात क्या है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस की खास बात ये है कि विलियम सिंथेसिस जो है वो सूटेबल होता है आपके अनसिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल ईथर बनाने के लिए। इससे पहले जो हमने पढ़ा था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल नॉट सूटेबल फॉर अनसिमेट्रिकल ईथर, ठीक है। तो अनसिमेट्रिकल ईथर के फॉर्मेशन के लिए डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल सूटेबल नहीं होता, जबकि विलियमसन ईथर सिंथेसिस जो आपका है वो अनसिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल दोनों के फॉर्मेशन में काम आता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे एक और बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक और एग्जांपल यहाँ पे कंसीडर करते हैं। जैसे सपोज दैट हमने ये वाला सोडियम फिनोक्साइड हमने यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है एंड मेथिल ब्रोमाइड यहाँ पे हमने कंसीडर किया हुआ है, ठीक है, मेथिल ब्रोमाइड। तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा, यहाँ पे आपके पास ईथर का फॉर्मेशन हो जाना है, ठीक है। ब्रोमीन हट जाएगा और ये इस पे अटैक कर जाएगा। तो इससे जो रिएक्शन, इससे जो फॉर्मेशन होगा वो हो मेथिल फेनिल ईथर का, ठीक है बच्चों। मेथिल फेनिल ईथर का फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ से हो जाएगा। बट ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है, यहाँ पर अगर आपने यहाँ पे फेनिल ब्रोमाइड लिया होता, ठीक है, या ब्रोमोफेनिल जिसे बोल सकते हैं, फेनिल ब्रोमाइड या ब्रोमोफेनिल अगर लिया होता और यहाँ पे इसके साथ अगर रिएक्शन करवाते, मतलब मेथोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते, मिथोक्साइड के साथ ये रिएक्शन करवाते, तो ये रिएक्शन नहीं होती, नो रिएक्शन, बिकॉज पहली बात आपका एल्किल हैलाइड जो है वो जनरली एसन जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं देता है। जनरली ये जो अपना एल्किल हैलाइड होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा लग रहा है, तो फिर ये रिएक्शन सूटेबल नहीं होगी। तो कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि मेथिल फेनिल ईथर बनाने के लिए रिएजेंट कौन से सूटेबल होंगे, और ऑप्शंस में ये आपको इस तरीके से आपको कॉम्बिनेशन मिल सकता है, ठीक है बच्चों। तो ये बात का थोड़ा सा ख्याल रखना, आप ध्यान रखना कि किस तरीके से ये ईथर का फॉर्मेशन होता है विलियमसन ईथर सिंथेसिस के थ्रू। आपको एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में मिलेगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन मैं आपको पहले से एल्किल हैलाइड चैप्टर के अंदर ये डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। ये चैप्टर मैं पहले से डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर आपको टर्शरी ब्यूटिल मेथिल ईथर बनाना हो, टर्शरी ब्यूटिल मेथिल ईथर बनाना हो तो सूटेबल रिएजेंट्स कौन कौन से होंगे। तो आप लोग पहले से इस क्वेश्चन का आंसर सब लोग दे चुके हैं मुझे। आपको एक बड़ा सा एल्कोक्साइड लेना पड़ेगा, ठीक है, बड़ा सा एक एल्कोक्साइड लेना पड़ेगा एंड आपको मेथिल ब्रोमाइड यहाँ पे लेना पड़ेगा, जिससे ये रिएक्शन आपकी हो जाएगी। अदरवाइज अगर आप लोगों ने यहाँ पे ब्रोमाइड लिया होता, टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड लिया होता और इसे एल्कोक्साइड लिया होता, तो मेजर प्रोडक्ट जो था वो एल्कीन मिलता। आप लोग पहले से ही बात जानते हैं, मेजर प्रोडक्ट क्या मिलता आपको, एल्कीन मिलता, ठीक है बच्चों। यहाँ से ये ब्रोमीन हटेगा, ब्रोमीन के साथ साथ यहाँ से ये हाइड्रोजन हटेगा, क्योंकि ये जो आपका मिथोक्साइड है वो एक स्ट्रोंगर बेस होता है। तो टर्शरी 3 डिग्री एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो स्ट्रोंगर बेस की प्रेजेंस में एलिमिनेशन रिएक्शन शो करते हैं। ये बात हमने पहले से डिस्कस कर चुके हैं हम इस बात को, है ना। तो चलिए, ये हमारा विलियमसन ईथर सिंथेसिस के थ्रू कुछ हमने ईथर की फॉर्मेशन पढ़ ली है। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर की। इसमें एक रिएक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विद HX। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये केमिकल रिएक्शंस, ध्यान समझना बेटा बच्चों, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर, केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर में जो पहला ही रिएक्शन है वो वेरी वेरी
इम्पोर्टेंट है, ये बात अच्छे से समझ लो अभी तुम लोग, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार ये रिएक्शन दे दी जाती है, और ये रिएक्शन है रिएक्शन विद HX। तो HX के साथ हम रिएक्शन पढ़ते हैं बच्चों क्यों, तो ये हमारे पास रहेगा हमारा ईथर, कोई भी डाई एल्किल ईथर की रिएक्शन हम HX के साथ करवाते हैं। तो चलिए पहले इसके मैकेनिज्म देख लेते हैं बच्चों। ये मैकेनिज्म जो है वो आपकी SN2 टाइप की मैकेनिज्म होती है जनरली। यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव है और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और ये एक लुईस की तरह बिहेव करेगा। इसके पास लोन पेयर हैं, ये लोन पेयर इस H+ को डोनेट करेगा और H+ से ऑक्सोनियम आयन बना लेगा। तो यहाँ पे ये R और ये तुम्हारा बन जाएगा क्या, ऑक्सोनियम आयन, और पॉजिटिव आ जाएगा इस पे। अब देन आपका जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यही इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है बच्चों, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। और ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा, टाइप ऑफ रिएक्शन जो होगी वो जनरली SN2 टाइप की होगी। बच्चों ध्यान से समझ लीजिएगा, यही रिएक्शन आपको SN1 टाइप की भी मिल सकती है और यही रिएक्शन आपको SN2 टाइप की भी मिल सकती है। वो डिपेंड करेगा यहाँ पे आपके एल्किल हैलाइड कैसे हैं। तो इस बात को जरूर ध्यान रखना कि ये कब SN1 होगी, कब SN2 होगी, तो वो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ये रिएक्शन SN2 टाइप की है, तो ये एल्किल जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो इस एल्किल हैलाइड पर रिएक्ट करेगा और साथ साथ में ये छोड़ के जा रहा होगा। तो ये हमारे पास एल्किल और इस पे मतलब इस पे आपका आ जाएगा, ये जो हैलोजन था यहाँ से आ जाएगा I- और ये इसके साथ अटैच्ड है अभी भी। तो ये आपका वापस से क्या बन गया, इंटरमीडिएट बना हुआ है। यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव रहेगा, ये पार्शियल पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, इंटरमीडिएट बना हुआ है। अब देन क्या होगा, इसके बाद ये यहाँ से रिमूव होगा और ये इसके साथ जुड़ा रह जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा एल्किल आयोडाइड और यहाँ से बन जाएगा एल्कोहल। इन द एक्सेस अमाउंट ऑफ HX, एल्कोहल फर्दर रिएक्ट विद HX एंड देन अपने को क्या देगा, वो एल्किल हैलाइड और वाटर देगा अपने को, ठीक है। ये बात तो हम पहले से जानते हैं कि अल्कोहल के साथ हमारे HX जो है वो रिएक्ट करते हैं। ये मैंने एग्जांपल आपको HI के साथ रिएक्शन करवा के ये एग्जांपल मैंने आपको बता दिया है। ऐसे ही आपके सारे जो हैं वो HBr जो हैं, HCl जो हैं वो रिएक्ट करेंगे, HCl, HBr, HI, ये सब इसके साथ रिएक्ट करेंगे और आप इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर SN2 रिएक्शन में और SN1 रिएक्शन में पहले से पढ़ चुके हैं। इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो है वो ये वाला रहता है, ये बात पहले से हम बात कर चुके हैं। जैसे एल्किल हैलाइड का ऑर्डर रहता है ना, वैसे ही यहाँ पे HX, HBr और HI का रहता है, क्योंकि ये बॉन्ड आपका बड़ा बॉन्ड होता है, मतलब इसकी लेंथ ज़्यादा होती है, इजिली बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। I- स्टेबल होता है, मतलब एक स्टेबल न्यूक्लियोफाइल है, वो जल्दी अटैक करेगा क्योंकि उसका साइज बड़ा होता है, चार्ज जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कम होती है। तो ये फर्दर इसके कुछ रीजन रह जाएंगे आपकी रिएक्टिविटी के ऑर्डर के। तो ये यहाँ पे इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर रहता है बच्चों। मैंने आपको क्या बताया कि ये रिएक्शन जो है वो SN2 टाइप की होती है जनरली। अगर आपने एक्सेस अमाउंट में यहाँ पे क्या ले रखा है, HX ले रखा है, एक्सेस अमाउंट में HX है, तो HX जो है वो बने हुए अल्कोहल के साथ फिर से रिएक्शन कर जाएगा और फिर से आपको क्या दे देगा, वो एल्किल हैलाइड दे देगा और वाटर दे देगा। ये रिएक्शन तो आपने पहले से पढ़ रखी है। तो ये कुछ रिएक्शन के हम बात करते हैं। चलिए अब इसके कुछ एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं कि ये रिएक्शन जो है वो कब SN1 होगी और कब ये SN2 होगी। बच्चों ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो आप इस बात पे अच्छे से गौर करना, अच्छे से, क्योंकि इसके देखो आपको क्या करने पड़ेंगे, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स करने पड़ेंगे, तब जाके आपको ये जो रिएक्शन है वो समझ में आने वाली है। अगर हम लोगों ने सिमेट्रिकल ईथर लिया हुआ है, सिमेट्रिकल ईथर लिया हुआ है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भले ही आप SN1 करवा दो और भले ही आप SN2 करवा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहा हूँ बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से ये मान लीजिए ये बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो H इस साइड और I इस साइड आ जाएगा, आपका कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। भले इस साइड बॉन्ड ब्रेक करो तो H इस साइड, I इस साइड, तो बनना तो वही है। एक तो क्या बनेगा आपके पास, एक तो बनेगा एथेनॉल और एक बनेगा एथिल आयोडाइड। तो एथेनॉल और एथिल आयोडाइड बन गया यहाँ से।
ठीक है। और अगर आपने इसे एक्सेस अमाउंट में ले रखा है, सपोज दैट मैं यही एग्जांपल दोबारा से कंसीडर करता हूं, ठीक है, ये सिमेट्रिकल, अगर आपने इस वक्त HI जो है वो एक्सेस अमाउंट में ले रखा है, तो फिर इस रिएक्शन से 2 मॉलिक्यूल ऑफ एथिल आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा एंड बनेगा साथ में वाटर। ठीक है बच्चों, ये बात ध्यान रखना। एक्सेस अमाउंट में वो तो क्या हुआ, एक्सेस अमाउंट में हुआ तो क्या हुआ, इसके साथ वापस से इस अल्कोहल के साथ हमारा HI जो था वो रिएक्ट कर गया, और HI और अल्कोहल की रिएक्शन आप लोगों ने पहले से पढ़ रखी है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा रखी है ये बातों। तो चलिए देन बात करते हैं, अगर ये अनसिमेट्रिकल ईथर हुआ तो फिर क्या होने वाला है, अगर ये अनसिमेट्रिकल ईथर हुआ तो फिर क्या होने वाला है। तो चलिए गौर कीजिएगा बच्चों, यहाँ पे आपके पास CH3, ये मैंने जो ईथर लिया हुआ है वो एथिल मेथिल ईथर यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है, और इसकी रिएक्शन HI के साथ करवा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिएगा, जो आयोडाइड है मतलब I- है, वो छोटे वाले एल्किल ग्रुप पे जाके अटैक करेगा। रीजन साफ है, क्योंकि रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म की है, जो न्यूक्लियोफाइल आएगा उस पे अटैक करेगा, जिस पर क्या हो, स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो। तो स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे हमारे पास मेथिल के पास कम है, तो यहाँ से बन जाएगा मेथिल आयोडाइड एंड एथेनॉल। कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। रिएक्शन का टाइप जो था वो SN2 टाइप का हुआ, SN2 टाइप का हुआ। मैं यहाँ पे आपको एक नोट लगवा देता हूँ, एक बात ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर आपके पास एल्किल ग्रुप जो है, अगर वो 1 डिग्री या 2 डिग्री एल्किल ग्रुप हो, तो फिर यहाँ पे रिएक्शन का टाइप SN2 रहने वाला है। ठीक है, देखो ये हमेशा सही नहीं होता। मैंने आपको बहुत सारे पहले वाले लेक्चर्स में बता रखा है, मैंने, है ना, बहुत सारे पहले वाले लेक्चर्स में बता रखा है मैंने कि ये हमेशा सही नहीं होता। कई बार अगर हमें ये स्टेबिलिटी देखनी पड़ती है इनकी, डायरेक्ट हम इसका आंसर नहीं लगा सकते। एल्किल ग्रुप अगर आपका क्या हो, 3 डिग्री हो, या फिर 3 डिग्री के साथ साथ वो बेंजाइलिक हो, या फिर वो आपका एलाइलिक हो, तो फिर आप उस रिएक्शन में SN1 टाइप की रिएक्शन को फॉलो करेंगे, SN1 टाइप की रिएक्शन को फॉलो करेंगे। मतलब आपका जो आयोडाइड है या फिर जो हैलाइड है, ठीक है, वो हैलाइड किसके साथ जाके जुड़ेगा, वो 3 डिग्री के साथ या बेंजाइलिक के साथ या एलाइलिक के साथ जाके अटैक करेगा। चलिए अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो चलिए बच्चों कुछ एग्जांपल्स कंसीडर करते हैं, ठीक है, कि कौन सी रिएक्शन होने वाली है, SN1 होने वाली है या SN2 होने वाली है। इससे पहले मैं आपको एक बार दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ कि अगर SN2 रिएक्शन तभी होगी जब लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस अगर हुआ तो फिर जो रिएक्शन है वो आपकी SN2 टाइप की होगी। और अगर आपको स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल रहा हो, ठीक है, कहीं भी किसी भी वजह से वो स्टेबल हो, अगर स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल रहा हो, तो फिर आपकी रिएक्शन का टाइप जो हो जाएगा वो SN1 टाइप की रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए ध्यान से समझते हैं। यहाँ पे अगर मैं ये वाला बॉन्ड तोड़ता हूँ तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन और ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, मैंने कहा 1 डिग्री हो और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन हो तो रिएक्शन जो है वो SN2 टाइप की होने वाली है। दैट मीन्स जो I- है वो हमारा लेस स्टेरिक हिंड्रेंस एल्किल हैलाइड पर जाके अटैक करेगा। तो फिर यहाँ से हमें मेथिल आयोडाइड एंड फिर हमें आइसोप्रोपिल अल्कोहल का फॉर्मेशन मिलेगा बच्चों। ठीक है, ध्यान रखना, आइसोप्रोपिल अल्कोहल का फॉर्मेशन हमें मिलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ बात करते हैं। यहाँ पे आपके पास एक जो एल्किल हैलाइड है वो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, और आप जानते हैं 3 डिग्री, सॉरी, आपके यहाँ पे आपके पास जो एक एल्किल ग्रुप है वो 3 डिग्री एल्किल ग्रुप है, और आप जानते हैं कि 3 डिग्री एल्किल ग्रुप जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, बेंजाइलिक से भी, एलाइलिक से भी सबसे ज़्यादा। तो ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा और HI जो I- जो है वो इस पे अटैक करेगा। मतलब इस टाइम आपको
जो आंसर मिलेगा वो टर्शरी ब्यूटिल आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा एंड साथ में मेथेनॉल मिलेगा। मतलब यहां अगर मैं बात करूं रिएक्शन का टाइप SN1 हो गया और यहां अगर बात करूं रिएक्शन का टाइप SN2 हो गया बच्चों, ठीक है। यहां पे लेस स्टेरिक हिंड्रेंस वाले पे अटैक करेगा, यहां पे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, मैं आपको कंफ्यूजन सिर्फ एक लाइन बोल के मिटा देता हूं आपका कंफ्यूजन। वो क्या, अगर आपको स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल रहा हो, जैसे आपको 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मिल रहा हो, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन हो, एलाइलिक कार्बोकेटाइन हो, तो फिर आप लोग वहां पे SN1 रिएक्शन को फॉलो करना, अदरवाइज आप लोग वहां पे आपकी जो है वो SN2 रिएक्शन को फॉलो करेंगे। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, देखो बच्चों, अगर मैं ये वाला कार्बोकेटाइन बनाऊं, ये वाला यहां से बॉन्ड अगर मैं ब्रेक करूं, तो बताइए मुझे क्या फायदा हुआ। ये वाला क्या कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है क्या? ये वाला कार्बोकेटाइन क्या स्टेबल होता है? जो जी नहीं। तो फिर ये क्यों इस स्टेरिक हिंड्रेंड पे जाके अटैक करेगा? तो फिर यहां से प्रोडक्ट कैसा बनेगा बच्चों? यहां से फिनोल एंड आपके पास मिथाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब ये रिएक्शन किस टाइप की हुई? मतलब ये रिएक्शन हुई SN2 टाइप की। यहां अगर मैं बात करूं, यहां अगर इस वाले बॉन्ड को तोड़ूं तो मुझे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन मिलेगा, तो मेरी रिएक्शन SN2 होती। लेकिन अगर मैं इस वाले बॉन्ड की बात करूं तो मुझे स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल जाएगा, तो रिएक्शन का जो टाइप हो जाएगा वो SN1 टाइप की रिएक्शन हो जाएगी बच्चों। बहुत ही सिंपल सी बात है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये आराम से ये क्वेश्चन जो हैं वो आपसे बनने लग जाएंगे बच्चों, ठीक है। बस इतना ही देखना है, अगर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हो तो रिएक्शन का टाइप SN1, अगर बेंजाइलिक हो तो रिएक्शन का टाइप SN1, और अगर एलाइलिक हो तो भी रिएक्शन का टाइप SN1। मतलब स्टेबल कार्बोकेटाइन अगर मिल रहा हो तो फिर रिएक्शन का टाइप तो SN1 है, अगर स्टेबल नहीं हो तो रिएक्शन का टाइप SN2 है। यहां अगर मैं बात करूं, देखिएगा इस एग्जांपल से सबको समझ जाएंगे आप लोग। इस वाले अगर बॉन्ड को तोड़ूंगा, इस वाले बॉन्ड को तोड़ा तो फिर ये वाला तो स्टेबल होता नहीं है, आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके से। ये वाला स्टेबल तो होता नहीं है, तो मैं इस वाले बॉन्ड को नहीं ब्रेक करूंगा। तो फिर मैं बॉन्ड को कौन से को ब्रेक करूंगा? देखिएगा, मैं इस वाले बॉन्ड को अगर ब्रेक करूं तो ये स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल गया, यस या नो। तो यहाँ पे ये वाला हमें क्या मिल जाएगा? एक फिनोल मिल जाएगा और एक बेंजाइलिक आयोडाइड मिल जाएगा, एक हमें फिनोल की प्रिपरेशन मिलेगी। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हो जाएगी। सिंपल है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है बच्चों, ठीक है। थोड़े से एग्जांपल्स करने की जरूरत है इस पे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है इस पे, और आपके आंसर्स आराम से बनने लग जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम रिएक्शन ईथर की देखते हैं। सेकेंड रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं आपको पहले बहुत बार बता चुका हूं कि ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो आपके हर एक चैप्टर में, ऑर्गेनिक के हर एक चैप्टर में आएगी, ठीक है। जिन इन रिएक्शंस के मैकेनिज्म मैंने एल्किल हैलाइड वाले चैप्टर में डिस्कस करी थी आप लोगों से, ये बात ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। मैंने एल्किल हैलाइड वाले चैप्टर में आपसे मैकेनिज्म डिस्कस करी हुई है, मैं बार बार मैकेनिज्म डिस्कस नहीं करूंगा। और अगर आपको मैकेनिज्म देखनी हो तो आप एल्किल हैलाइड वाले चैप्टर में जाके देख सकते हैं, उस लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पहला जो टाइप है वो आपका टाइप है हैलोजिनेशन। चलिए इससे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो ईथर है वो कैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, ठीक है। मतलब वो कैसे डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो ये जो ईथर है वो यहां पे रखता है अपने पास लोन पेयर होने की वजह से ये लोन पेयर इस साइड आएंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा यहां पे। इसका मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो ऑर्थो कंडीशन पे उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसे मिलेगी, तो ऑर्थो कंडीशन पे उसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी तो वो ऑर्थो पे आके अटैक करने का कोशिश करेगा। एंड देन उसके बाद ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। तो उसके बाद जो आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी कहाँ पे? पैरा पे मिलेगी, ठीक है। पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो एरोमेटिक ईथर है वो आपको ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेड इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देने वाला है, ठीक है।
देन उसके बाद ये वापस से ऑर्थो पे चले जाएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ऑर्थो पे वापस चले गए, तो नेगेटिव आया यहाँ पे। तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है, हम इसी से सब सारी रिएक्शंस पढ़ लेंगे। एंड देन वापस से ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे और ये वाले यहाँ पे चले जाएंगे, तो आपके पास वापस वही कंपाउंड बन जाएगा। ये देखिए, तो हम लोग ये अच्छी तरीके से कह सकते हैं कि हम लोग बात करते हैं पहले हैलोजिनेशन की। हैलोजिनेशन, तो यहाँ पे जो हैलोजिनेशन आपका है वो हैलोजिनेशन इस एनिसोल बोला जाता है इस बच्चों इसे, ठीक है। इस पर ब्रोमीन की रिएक्शन करवाते हैं डायरेक्ट। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे आपको किसी भी लुईस एसिड की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं होगी रिक्वायरमेंट? क्योंकि ये जो मिथोक्सी ग्रुप इस पे लगा हुआ है, ये मिथोक्सी ग्रुप ही इस बेंजीन रिंग को अपने आप एक्टिवेट कर रहा है, तो किसी एक्टिवेटर की जरूरत आपको नहीं होगी यहाँ पे। हाँ, आप सोलवेंट की फॉर्म में यहाँ पे एसिटिक एसिड को ले सकते हैं, ठीक है, डजंट मैटर, लेकिन यहाँ पे आपको किसी भी लुईस एसिड की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। चलिए, तो इससे आपको ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड क्या मिलेंगे? आपके पास प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। और मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया था कि अगर आपको ऑर्थो कंडीशन पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं मिल रही हो, ऑर्थो कंडीशन पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं मिल रही हो, तो पैरा प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है। ऑर्थो प्रोडक्ट इज माइनर प्रोडक्ट। अदरवाइज अगर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती तो हमें क्या मिलता? मेजर प्रोडक्ट ऑर्थो कंडीशन वाला मिलता। तो ये हमारा हैलोजिनेशन हो जाता है। देन हम लोग बात करते हैं सेकेंड रिएक्शन, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन की। इस रिएक्शन के आपके पास पता है आप लोगों को दो टाइप होते हैं, एक होता है एल्काइलेशन, ठीक है, एक होता है आपके पास एल्काइलेशन। तो ये जो एल्काइलेशन है वो इस पे अटैक करेगा, एल्किल ग्रुप आकर, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं पहले भी, ये क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एंड CH2 मैंने नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो ये AlCl3 इसमें से Cl को निकाल लेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है एल्काइलेशन में, मतलब यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो सकता है। ध्यान रखना, इस एल्काइल ग्रुप में रीअरेंजमेंट हो सकता है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं। तो ये डायरेक्ट जाके अटैक करेगा ऑर्थो एंड पैरा कंडीशन पे। फिर से आपको ऑर्थो कंडीशन पे क्या नहीं मिल रहा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं मिल रही, मतलब आपका जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा? वो पैरा मेजर प्रोडक्ट होगा बच्चों, ठीक है। पैरा जो है वो मेजर प्रोडक्ट होगा और ऑर्थो जो है वो आपका माइनर प्रोडक्ट होगा। ये आपका एल्काइलेशन हो जाता है, ठीक है। एल्काइलेशन में खास बात जो पहले भी बता चुके हैं, यहाँ कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो सकता है। एल्काइलेशन के बाद आता है एसाइलेशन। ये इंपॉर्टेंट होता है एसाइलेशन। कोई भी एसिटिल ग्रुप की, एसिटाइलेशन भी बोलते हैं, एसाइलेशन भी बोलते हैं, किसी भी एसिटिल ग्रुप की रिएक्शन हम एसिटिल ग्रुप की रिएक्शन इस ईथर के साथ करवा देंगे, ठीक है। वही यहाँ पे LCl3 की प्रेजेंस मैंने रखी है एंड एक नॉन पोलर सॉल्वेंट कंसीडर किया है CH2, ये इसमें से निकाल देगा, यहाँ पे पॉजिटिव बचेगा और ये जाके अटैक करेगा। यहाँ कार्बोकैटायन नहीं बनेगा और रीअरेंजमेंट नहीं होगा, डायरेक्ट जाके अटैक करने वाला है। फिर से आपको बता दूँ, यहाँ पे फिर से आपके पास जो है वो क्या नहीं मिला? ऑर्थो कंडीशन पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं मिली है, मतलब जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा? वो पैरा मेजर प्रोडक्ट होगा बच्चों। पैरा जो प्रोडक्ट होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा और जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड होगा वो माइनर प्रोडक्ट होगा। तो ये आपकी फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन हो जाती है बच्चों। कौन सी रिएक्शन? फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे ऑर्थो पैरा पे क्यों अटैक कर रहा है वो यहाँ पे एक्सप्लेन अपन ने कर रखा है पहले से। एंड लास्ट रिएक्शन जो है वो है अपनी नाइट्रेशन। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है आपकी नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेटिंग मिक्सचर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है,
नाइट्रेटिंग मिक्सचर कौन होता है बच्चों? यस, HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, इन दोनों को नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोला जाता है। फिर से जो प्रोडक्ट है वो ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है। तो NO2 एंड ऐसे ही आपके पास पैरा पे NO2 लग जाएगा। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा? क्योंकि यहाँ पे फिर से कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो फिर ये तो माइनर हुआ, और ये प्रोडक्ट कैसा हुआ आपके पास? मेजर प्रोडक्ट हुआ। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे जो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन में जो AlCl3 लिया जाता है वो एनहाइड्रस AlCl3 लिया जाता है। ठीक है, चलिए, तो फिर ये हुआ हमारा ईथर जो है वो टॉपिक कंप्लीट हुआ बच्चों। और इसी के साथ आज का ये जो लेक्चर होगा वो अपना अल्कोहल चैप्टर जो है, मतलब क्लास 12th के अकॉर्डिंग अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, ये तीनों हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। ये तीनों टॉपिक हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं। देन आप इसके बाद आपकी एक्सरसाइज बनाइए। ठीक है, इसके बाद हम लोग आप लोगों के सामने एक प्रीवियस जो IITs में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, IIT मेंस में, IIT एडवांस में, उन क्वेश्चंस पे आपको एक वीडियो देंगे। ठीक है, जिसमें प्रीवियस लेक्चर जो हैं वो डिस्कस हो जाएंगे, प्रीवियस जो क्वेश्चन हैं वो डिस्कस हो जाएंगे। क्या हमने जो पढ़ा है वो उस लेवल का पढ़ा है जिससे हमारे IITs के एडवांस तक के क्वेश्चन सोल्व हो जाएं। तो इसके लिए आप हम अगला वीडियो देखते हैं जिसमें जितने भी प्रीवियस IIT में जो क्वेश्चन आए हुए हैं क्या हमने उनको कवर कर लिया है, तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो आपको बता देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हमारा जो होगा वो होगा IIT एडवांस तक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो होंगे उन पर। ठीक है बच्चों, ही हम क्या करेंगे कि जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है वैसे ही हम उस पे IIT एडवांस में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं, IIT मेंस में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं, उन पे एक वीडियो रखेंगे, जिससे हम लोगों को ये अंदाजा हो जाएगा कि जो हम जिस लेवल का हम लोग पढ़ रहे हैं उस लेवल से हम लोग IIT मेंस और IIT एडवांस को हम क्या क्वालिफाई कर सकते हैं। तो उससे हमें एक रफ आइडिया हो जाएगा बच्चों। ठीक है, बाकी सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है कि आप लोग कितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, आप लोग कितनी मेहनत करते हैं। तो मेहनत करते रहिए बच्चों। ठीक है, और पढ़ते रहिए बच्चों। थैंक यू।